हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास यूपी पीएचडी 2000 भाग 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भाग 1 भाग 2 हमारे इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, शिकार था। ठीक है, इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व पाषाणकालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, इस कारण से वह वनों से प्राप्त फल फूल, शिकार में मारे गए पशु, नदियों झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर था। अर्थात इस काल का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। जो मध्य पाषाण काल के लोग थे वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों के बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। इनकी जो लंबाई थी 1 से 8 सेंटीमीटर तक है और कुछ सूक्ष्म औजारों का आकार ज्यामितीय है। इसमें ब्लेड, क्रोड, नुकीले त्रिकोण और नवचंद्राकार प्रमुख ज्यामितीय औजार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, असत्य। ये जो है मिट्टी का जो बर्तन बनता था नवपाषाण काल में, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये असत्य है। अगला हमारा प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित कोल्डिहवा नवपाषाणिक स्थल के उत्खनन से 6000 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाने का प्रमाण मिला है। इसे चावल की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, मेहरगढ़। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ नामक नवपाषाणिक पुरास्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती कच्चे घरों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से गेहूँ की 3, जौ की 2 किस्मों की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गेहूँ की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी। यह 45.71 मीटर लंबा था और 15.33 मीटर चौड़ा था। इसका उपयोग संभवतः कर के रूप में प्राप्त होने वाले अन्न को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, आर.डी. बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल से स्वस्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो ये प्रतीक होगा, स्वस्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, हड़प्पा काल से। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, वृषभ जो था सिंधु घाटी के समाज में पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के सामाजिक जीवन में वृषभ शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। अनेक सैंधव स्थलों से प्राप्त मुहरों, मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर इस पशु का अंकन मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, दशम मंडल में जो है शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार शूद्र शब्द पहली बार पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है। अगला हमारा प्रश्न है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम मिलता है।
अगला हमारा प्रश्न है उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं और चावल जो है उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। उत्तर वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों ओर चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक लोग जौ पैदा करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में इनकी मुख्य फसल धान और गेहूँ हो गई। अगला हमारा प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वाराणसी में है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था और 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग से वे सन्यासी हो गए। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद उन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 पंच महाव्रत जो है महावीर की जो शिक्षा है उसे पंच महाव्रत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा जमाली। जमाली उनका दामाद था और जैन संघ का प्रथम विच्छेदक था। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था और इनका प्रथम शिष्य जमाता जमाली बना, परंतु 12 वर्ष के बाद जमाली से महावीर का क्रियामाण सिद्धांत किस सिद्धांत पर क्रियामाण सिद्धांत पर मतभेद हो गया। फलतः जमाली ने जैन संघ छोड़ दिया और नए सिद्धांत बहुरतवाद कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा का प्रतिपादन किया। किस सिद्धांत का? बहुरतवाद का। अगला हमारा प्रश्न है बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गौतमी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवी ने उन्हें वैशाली आने का निमंत्रण दिया और इनके सम्मान में कुटाग्रशाला विहार बनवाया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। उनकी बीमाता प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है हमारा किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 सारनाथ में। अगला प्रश्न है पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकुलिश। लकुलिश जो था पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख देव था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पाशुपत संप्रदाय शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश या नकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलेन। हेलेन उसका नाम था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात गद्दीसीन होने वाले सेल्यूकस निकेटर ने उसके भारत विजय संबंधी अधूरे कार्य को पूरा करने की लालसा से भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुआ। दोनों के मध्य संपन्न संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तथा 4 प्रांत दहेज में दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। अगला हमारा प्रश्न है अशोक के किस स्थान के अभिलेख में रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 कौशाम्बी में जो अभिलेख मिला है उसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसी में उसके एकमात्र पुत्र जो अभिलेख में वर्णित है तीवर का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वह प्राकृत थी। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है जो देश के दूर दूर तक हिस्सों में पाए गए हैं। इन अभिलेखों की लिपियां अलग अलग हैं और पहला है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी में है। तक्षशिला लेख जो है आर्मेयिक में है। इसके अधिकांश अभिलेख लिपि जो है ब्राह्मी है और भाषा जो है प्राकृति है। अगला हमारा प्रश्न है देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
3 विशाखदत्त ने जो है देवी चंद्रगुप्तम की रचना किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हुड़ मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। इनका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। हुड़ों का नेता खुशनवाज था। क्या था? खुशनवाज था। स्कंदगुप्त और हुड़ों के बीच युद्ध का वर्णन भीतरी स्तंभ लेख में हुआ है, जिसके अनुसार स्कंदगुप्त ने उन्हें पूरी तरह परास्त कर साम्राज्य से बाहर खदेड़ दिया। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 कला और साहित्य में प्रगति के कारण गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। और इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में चौमुखी प्रगति के कारण गुप्त युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है। तिगवा, भूमरा, भीतरगांव, देवगढ़, सिरपुर आदि में नागर शैली के विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। और साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, शुद्रक, विशाखादत्त, वात्स्यायन, विष्णु शर्मा महान विभूतियों का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। ये दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।